दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले एलटी ग्रेड परीक्षा शारीरिक शिक्षा के सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को। और ये जो सॉल्व्ड पेपर है ये आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ लोअर पीसीएस और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें जो प्रश्न हैं उनको हम व्याख्यात्मक रूप से सॉल्व करेंगे और जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, 1990 के बाद भारत की आर्थिक नीति में कौन सा बदलाव लाया गया था, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विदेशी निवेश का उन्मूलन, पुनः राष्ट्रीयकरण, निर्यातोन्मुखी विकास की ओर बढ़ना या भारी उद्योगों पर जोर। तो सही उत्तर है निर्यातोन्मुखी विकास की ओर बढ़ना। और आप जानते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत विशेषकर 1991 में भारत ने गंभीर आर्थिक संकट के बाद नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, जिसमें LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन है आपके मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर या कैल्शियम। तो सही उत्तर इसमें से हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन ए। कौन कौन से पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? तो लोहा यानी फेरस, इसके अलावा जिंक यानी Zn, मैग्नीज यानी Mn, कॉपर Cu, बोरान, इसके अलावा मॉलिब्डेनम और क्या क्लोरीन, इसके अलावा निकिल। ये पौधों के लिए आवश्यक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, जो पौधों के वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो आप जानते हैं नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में नलगोंडा जिले में और आंध्र प्रदेश में पालनाडु जिला की सीमा पर कृष्णा नदी पर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा 124 मीटर चिनाई वाला बांध है। और इसका निर्माण कब किया गया था? याद रखिएगा, 1955 से 1967 के बीच इस बांध का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, एक ऐतिहासिक मामलों में संसद की संशोधन प्रक्रिया की शक्तियों के संबंध में हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका अंग नहीं है? 21, 19, 15 या अनुच्छेद 14? तो सही उत्तर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 गोल्डन ट्रायंगल में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 को संबोधित करने वाला या संदर्भित करने वाला जो अनुच्छेद है वो स्वर्णिम त्रिकोण है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है ढांचा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधि प्रदर्शन का सिद्धांत आधारित होता है किस पर? ऑप्शन है सुनकर सीखना, करके सीखना, देखकर विश्वास करना या सीखते हुए आए। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है, विधि प्रदर्शन का सिद्धांत ये किस पर आधारित है? करके सीखने पर। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा या ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणा किस विद्वान की देन है? आपको बताना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, LNC सैंपल या रैट जेल। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा दोस्तों ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा 1990 के दशक में विकसित की गई थी और उन्होंने मानव विकास को लोगों के विकल्पों का विस्तार और उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के रूप में परिभाषित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, वर्ष 2023-24 में MPCE में ग्रामीण शहरी अंतर घटकर कितना प्रतिशत रह गया, जो कि 2011-12 में 84% था।
तो दोस्तों घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय यानी MPCE में वृद्धि हुई है और ये ग्रामीण शहरी उपभोग अंतर ये 70% रह गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 23-24 में ये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय अब 70% रह गया है, जो कि ग्रामीण शहरी अंतर 2011-12 में पहले 84% था। अगला प्रश्न है, देखिए, रैनवियर की गांठ उपस्थित होती है कहाँ पर? तंत्रिका कोशिकाओं में, हृदय कोशिकाओं में, वृक्क कोशिकाओं में या फिर यकृत कोशिकाओं में? तो नर्व सेल्स में रैनवियर की गांठ उपस्थित होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कठोर लकड़ी की कटिंग विधि किस एक फसल में अपनाई जाती है? आंवला, अनार, सेब या आम? तो सही उत्तर अनार में। दोस्तों कठोर लकड़ी की कटिंग विधि अनार के फसल में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। डायसी सहकारी संघवाद, KV राव केंद्रीकृत संघवाद, मॉरिस जोन्स सौदेबाजी संघवाद या KC व्हीयर अर्ध संघवाद? दोस्तों AB डायसी ब्रिटिश संवैधानिक कानून विशेषज्ञ थे। उन्होंने संघीय व्यवस्था की शास्त्रीय परिभाषा दी है। उन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं की है। तो आप जान लीजिए, विधि का शासन डायसी की देन है। भारतीय व्यवस्था या भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में उन्होंने सहकारी संघवाद की टिप्पणी नहीं की थी। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन की टिप्पणी है, जबकि अन्य 3 KV राव केंद्रीकृत संघवाद, मॉरिस जोन्स सौदेबाजी संघवाद और KC व्हीयर ने क्वासी फेडरल या भारतीय संघ को अर्ध संघवाद की संज्ञा दी है। ये 3 सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न सरलीकरण करना है। 3/4 भागा 2 सही 1/4 का सरलीकरण क्या होगा? जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसका उत्तर 2/3 आएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा यूरोप का द्वितीय सबसे बड़ा द्वीप है? सिसिली, साइप्रस, आयरलैंड या आइसलैंड? तो सही उत्तर है आइसलैंड। ऑप्शन डी। आइसलैंड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये लगभग 1,01,826 स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है, याद रखिएगा। तो आइसलैंड का विस्तार जो है ये 1,01,826 वर्ग किलोमीटर में स्थित है और ये जो है यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला जो है ये ग्रेट ब्रिटेन जो है यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है और ये उत्तर पश्चिम यूरोप के तट पर स्थित है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। इसके बाद आइसलैंड और आयरलैंड दूसरे और तीसरे सबसे बड़े द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर मार्च 2024 में कितना हो गया है? तो याद रखिएगा, RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक 3 वर्षों में बढ़कर 53.9 से बढ़कर 64.2 हो गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं यानी तीनों मीडियंस के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है, आप जान लीजिएगा, जिसको सामान्य तौर से G से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म 12वीं अनुसूची और विषय से सही सुमेलित नहीं है? 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें नगर पालिकाओं के कार्यों और शक्तियों से संबंधित कुल 18 विषय शामिल हैं।
12वीं अनुसूची परिवार कल्याण ये संबंधित नहीं है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, अग्निशमन सेवाएं और सड़कें और पुल से संबंधित है। इसमें जो 18 विषय शामिल हैं उसमें शहरी नियोजन, स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन, सड़क, पुल, पार्क, स्ट्रीट लाइन, जन्म मृत्यु पंजीकरण और अग्निशमन सेवाएं शामिल हैं। इसमें परिवार कल्याण शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है किडनी, हेपेटिक कोशिका, तंत्रिका या मांसपेशी कोशिका। तो सही उत्तर तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका या नर्व सेल है, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। और ये कोशिकाएं मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन में उपस्थित होती हैं। तो याद रखिएगा, ये कोशिकाएं मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं और शरीर में संकेतों को भेजने का कार्य करती हैं। इनकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्यावरण रिपोर्टों को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करिए। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है, आप जानते हैं। ब्रूटलैंड कमीशन ये 1987 का है, 1987 का। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य ये 2015। तो सही क्रम क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3 और 4 ये आपका सही क्रम हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन डी। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ब्रूटलैंड रिपोर्ट जो कि ब्रूटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के रूप में प्रकाशित हुई थी, ये 1987 का है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और यूएन द्वारा 2030 एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाकर गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2015 में प्रस्तुत किए गए थे। अगला प्रश्न है 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार की 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? सही उत्तर 25%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके सम्मान में भारतीय डाक ने पोस्टल कवर और पिक्चर पोस्ट कार्ड जारी किया है? ऑप्शन है सोफिया कुरैशी, प्रेरणा देवस्थली, शुभांशु शुक्ला या व्योमिका सिंह। तो सही उत्तर शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयात्री या अंतरिक्ष यात्री हैं। जून 2006 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने कई लड़ाकू विमानों का जो है वो उड़ान भी या प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है रायगढ़ के किले के निर्माण के पूर्व शिवाजी ने बीजापुर के एक किले को विजित किया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है आपके चाकन, पन्हाला, जावली या तोरण। तो सही उत्तर तोरण। तोरण या तोरणा किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। और ये एक ऐतिहासिक और ऊंचा 4603 फीट ऊंचा पहाड़ी दुर्ग है, जिसे शिवाजी महाराज ने 1646 में मात्र 16 वर्ष की आयु में जीतकर मराठा साम्राज्य का आधार रखा था। तो याद रखिएगा, तोरण दुर्ग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और रायगढ़ के किले के निर्माण के पूर्व शिवाजी ने इस किले को विजित किया था। अगला प्रश्न है कुछ पौधों द्वारा स्रावित होने वाला लेटेक्स क्या बनाने में प्रयोग किया जाता है? डाई, कार्टिलेज, वसा या रबर। तो सही उत्तर रबर। दोस्तों, लेटेक्स जो है ये दूध जैसा चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है जो रबर बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम जो भारतीय इतिहास के दौरान लिखी गई पुस्तक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के महान शिक्षाविद रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म देश और ऑपरेशन सही सुमेलित नहीं है? चीन ऑपरेशन ताई, ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, इसराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन, अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो इसमें ऑप्शन ए चीन का संबंध ऑपरेशन ताई से नहीं है।
जबकि अन्य तीनों विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग की सिफारिशें किससे संबंधित हैं? आपको बताना है। केंद्र राज्य संबंध, संसद की सदस्यता, संसद के अधिकार और शक्तियां या राजस्व का वितरण। तो ये जो है सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित हैं सरकारीय आयोग की सिफारिशें। आप जानते हैं कि जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के संतुलन की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? आपको बताना है। हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, रेबीज या मम्स। तो सही उत्तर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है, न कि विषाणु या वायरस से। तो याद रखिएगा, जो डिप्थीरिया रोग है ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है और ये मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या संक्रमित वस्तुओं को छूने से फैलता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो सही उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च में सांकेतिक रूप से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था। तो ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई, जब साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक की इन्होंने 24 दिन की यात्रा की थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है, 2025 में हुए धर्म गार्जियन नाम का सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण किन 2 देशों से संबंधित है? भारत जापान, भारत फिलीपींस, भारत भूटान या भारत नेपाल। तो सही उत्तर भारत जापान से। दोस्तों, धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 का ये संस्करण कहाँ पर? ईस्ट फूजी जापान में आयोजित किया गया, जो माउंट फूजी के पास स्थित एक प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण मैदान है और इस अभ्यास में आतंकवाद विरोधी ड्रिल, शहरी और अर्धशहरी वातावरण में युद्ध संचालन और आधुनिक युद्ध तकनीकों में विशेषज्ञता साझा करना शामिल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? झूम खेती का नाम और उनसे संबंधित देशों का मिलान करना है। मिल्पा, ये झूम खेती मैक्सिको में होती है, सही है। मसोले भारत में, सही नहीं है। रोका ब्राज़ील में और रे वियतनाम में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मसोले मध्य अफ्रीका में की जाने वाली जो है झूम खेती है। झूम खेती क्या होती है? तो आप जानते हैं झूम खेती ये पारंपरिक स्लैश एंड बर्न यानी काटो और जलाओ पद्धति है, जिसमें वनों के एक छोटे टुकड़े को साफ करके जलाया जाता है और कुछ वर्षों तक यहाँ पर खेती की जाती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होने पर ये भूमि छोड़कर अन्यत्र इसी प्रकार का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं। इनका जन्म जो है 4 सितंबर 1825 को और मृत्यु जो है 30 जून 1917 को हुई थी और ये कितने वर्षों तक? 91 वर्ष तक जीवित रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में ऐतिहासिक योगदान दिया था। इनका जन्म मुंबई में हुआ था और मृत्यु नवसारी गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है,
इस सेट का कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपरांत में घोषित अभिमानक नाम क्या है। तो सही उत्तर है संविधान महिमा मुहिम। हमारा संविधान हमारा सम्मान और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान भारत सरकार द्वारा संविधान के 75 वर्ष यानी 1950 से 2025 पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 जनवरी 2024 से शुरू किया गया एक वर्ष भर का राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान है और ये 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में गौरव जगाने और कानूनी साक्षरता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने LT ग्रेड परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी उसके शारीरिक शिक्षा विषय के जो सामान्य अध्ययन का अनिवार्य प्रश्न पत्र था उसके आयोग द्वारा जारी आंसर की के अनुसार हमने उसको सॉल्व किया है और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।